नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने सीएए को नोटिफाई कर दिया है। ये सीएए किस तरीके से सामाजिक विभाजनकारी है और किस तरीके से हिंदू राष्ट्र की तरफ पहला कदम है, इसकी समीक्षा कर रहे हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी। तो आइए प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी से समझते हैं नए नागरिकता कानून की बारीकियां। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आपने हमारा अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आइए सीएए की विशद समीक्षा प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी से। आज के अखबारों में, मीडिया में अमित शाह का एक दिया है, वो छपा है। और ये अमित शाह का जो इंटरव्यू है वो टिपिकल नमूना है जो मीडिया मैनेजमेंट की जो कला है नरेंद्र मोदी की, उसका। एएनआई को ये इंटरव्यू दिया गया और इसका सभी वेबसाइट्स पर, सभी अखबारों की वेबसाइट्स पर इसका इस्तेमाल हो सकता है, समाचारों में भी इस्तेमाल हो, लेकिन अखबारों में आज ये है। और इस इंटरव्यू की ये खूबी है कि अमित शाह ने जो बातें कही हैं, उनमें से अधिकतर बातें एकदम झूठ कही हैं। सच उसमें एकमात्र यह है कि उसमें अमित शाह बोल रहे हैं, बाकी सब झूठ। अमित शाह क्यों झूठ बोल रहे हैं, ये वो जानते हैं अच्छी तरह से। भारत में नागरिकता का आधार क्या है? अमित शाह से पलट के सवाल, यानी कैसे इंटरव्यू में मैनेज किया गया। जो इंटरव्यू में डिस्टर्ब करने वाले सवाल हैं, वे तो अमित शाह से पूछे ही नहीं गए। तो आजकल अमित शाह और दूसरे लोगों का हालत यह है, बीजेपी के नेताओं की, वो सवाल दे देते हैं मीडिया वालों को, वही सवाल मीडिया वाले उनसे पूछते हैं। और डिस्टर्बिंग सवाल तो कोई पूछता ही नहीं है जिसमें कि उन्हें परेशानी हो। हम अमित शाह से पूछना चाहते हैं कि भारत का संविधान नागरिकता के लिए किस चीज को आधार मानता है? भारत में नागरिकता का आधार धर्म नहीं है, आस्था नहीं है। जो सीएए के जो नए रूल्स पब्लिश हुए और जो वो कानून हमारे सामने है, उसमें नागरिकता का आधार धार्मिक आस्था है, जो कि सबसे खतरनाक चीज है। अगर धार्मिक आस्था के आधार पर भारत में नागरिकता दी जाएगी और भारत में नागरिक की पहचान होगी, तो इसका मतलब है कि आप तो उसी रास्ते पर जा रहे हैं जिस रास्ते पर अफगानिस्तान गया, उसी रास्ते पर जा रहे हैं जिसमें कि तमाम इस्लामिक देश गए। अकबर के जमाने में भी नागरिकता का आधार धर्म नहीं था। अकबर से ज्यादा महान और ताकतवर नहीं है नरेंद्र मोदी। लेकिन नागरिकता का आधार धर्म नहीं था। महाराणा प्रताप के शासन में भी नागरिकता का आधार धर्म नहीं था। शिवाजी महाराज के शासन में भी नागरिकता का आधार धर्म नहीं था। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? अशोक से लेके शिवाजी तक नागरिकता का आधार धर्म कभी नहीं रहा हिंदुस्तान में। पहली बार हुआ हिंदुस्तान में कि नागरिकता का आधार धर्म को बना के सीएए के रूल्स बनाए गए, जो कि बुनियादी तौर पर सिद्धांत तो गलत है। उन्होंने कहा कि लोग भूल जाएं कि सीएए वापस होगा। सीएए कभी वापस नहीं होगा। हम अमित शाह को याद दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने और उनके आका ने, नरेंद्र मोदी ने, बार बार कहा था कि किसानों के लिए लाए गए 3 बिल वापस नहीं होंगे। लेकिन वो तीनों बिल वापस हुए। जनता के आंदोलन में ताकत होती है। और जब वो लेकर आए ये सीएए का कानून, सारे देश में जन आंदोलन की बाढ़ आ गई, जिसे हम लोग शाहीन बाग आंदोलन कहते हैं। शाहीन बाग आंदोलन ने जो मैसेज दिया, उसकी वजह से सरकार के हाथ पर ठंडे पड़ गए। सरकार में अगर इतनी ही ताकत थी तो उसी दौरान वो उसको इंप्लीमेंट करके दिखाती। ये इलेक्शन का टाइम क्यों चुना उन्होंने? अमित शाह एकदम झूठ बोलते हैं। वो जानते हैं अच्छी तरह से कि वो
घिर चुके हैं। अमित शाह कितने अकलमंद हैं आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। अमित शाह से ज्यादा अकलमंद है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र, जामिया मिलिया के छात्र, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र। इन तीनों विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रोटेस्ट किया है से सीएए के नए कानून और प्रावधानों के खिलाफ। ये सीएए का प्रावधान नहीं है खाली, बल्कि ये एक तरह से तालिबान का रास्ता है जिसे कि अमित शाह और उनकी पार्टी जिस पर जाना चाहती है। आप याद कीजिए, पिछले दिनों आप जाइए इंटरनेट पर, तालिबान को चीफ गेस्ट बनाया था इन्होंने, ये अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने। आप इंटरनेट पर सर्च कीजिए कि मिडिल ईस्ट के किस देश में तालिबान के प्रतिनिधि को इन्होंने चीफ गेस्ट बनाया था। तालिबान के साथ में जिसे कह के दिलजोई चल रही हो, वो हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि वो हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करेंगे। अरे नहीं, आपके तो हाथ कटे हुए, आपने तो दे दिया। हिंदुस्तान में कभी किसी ने, यहां तक कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी धर्म के आधार पर नागरिकता की वकालत नहीं की। ये तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी विचारों में पानी देना है। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी ये नहीं किया, लाल कृष्ण आडवाणी ने भी ये नहीं किया। नरेंद्र मोदी किस राह पर है? नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की राह पर ले जाना चाहते हैं हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान डेमोक्रेसी की राह पर था, जहां पर के नागरिकता का आधार व्यक्ति था, मनुष्य था, धर्म नहीं था। इसलिए वो अमित शाह ने जो इंटरव्यू दिया है एनआई को, वो एकदम झूठ से भरा हुआ है। उनका गलत दावा है कि सीए कभी वापस नहीं होगा। अरे वापस तो आपके सामने 3 बिल वापस हुए, पार्लियामेंट में वापस हुए, और ये भी वापस होगा, खारिज होगा ये। क्यों खारिज होगा इसकी हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि अभी हर चीज एक एपिसोड में सुलझाई नहीं जा सकती और बताई नहीं जा सकती। एक और जो कि बहुत दिलचस्प है, जैसा कि बीजेपी के नेताओं का एक चलन है, विपक्ष झूठ की राजनीति कर रहा है। अरे विपक्ष झूठ की राजनीति कर रहा है तो उसका जवाब दो ना। विपक्ष कह रहा है कि आपने इसमें नागरिकता का आधार धर्म को क्यों बनाया? आप कह दीजिए कि धर्म को आधार नहीं बनाएंगे, विपक्ष की राजनीति खत्म हो जाएगी। विपक्ष तो वही कह रहा है जो कि संविधान में लिखा हुआ है, तो संविधान इसका मतलब झूठ बोल रहा है। विपक्ष झूठ की राजनीति नहीं कर रहा है, बल्कि अमित शाह एंड कंपनी झूठ की राजनीति कर रहे हैं। इसे हिंदुस्तान के नौजवान पहचान रहे हैं और देख रहे हैं, छोड़ने वाले नहीं है। अभी तो किसान डटे हुए हैं, अब मोर्चे पर छात्र नौजवान भी आएंगे, पूरे देश में आएंगे। ये दिमाग से निकाल दें। ये जानबूझ के इस समय लाए जिससे कि इनको मालूम है कि ये विपक्ष के लोग इलेक्शन लड़ेंगे हमसे या सीएए पे आंदोलन करेंगे। इलेक्शन का परिणाम कुछ भी हो, कोई भी जीते हारे, ये राजनीतिक दल जाने, लेकिन जनता लड़ेगी और ताकत से लड़ेगी। अगर ये सरकार नहीं मानेगी, आने वाली जो सरकार होगी वो मानने के लिए मजबूर होगी। अमित शाह की मतलब बेवकूफियां जिसे कहे कि उस इंटरव्यू में साफ है। वो कहते हैं कि विभाजन के दौरान में 23% हिंदू थे, आज 3.7% हैं। कहां गए सारे? इतने तो यहां नहीं आए, उनका धर्म परिवर्तन किया गया, अपमानित किया गया। कोई डाटा है? कोई डाटा है भारत सरकार के पास में, नरेंद्र मोदी की सरकार के पास में, कि कितने हिंदू अपमानित और उत्पीड़ित किए गए पाकिस्तान में माइनॉरिटीज? कोई डाटा नहीं है। वो किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था का ही डाटा दिखाएं जो कि ये बताए, ये प्रूव करे उनके पक्ष को।
ये कोई तर्क नहीं हुआ कि आप बयान जो भी इच्छा हो दे देंगे, लेकिन आप प्रमाण नहीं देंगे। लोगों से नागरिकता का प्रमाण मांगेंगे, लेकिन अपने जो बोलेंगे उसका प्रमाण नहीं देंगे। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न, दमन हो रहा है, इसका कोई डाटा है तो वो पब्लिश क्यों नहीं किया गया? सिर्फ बोल देने से कि ये इतने लोग उत्पीड़ित हैं, इतने लोगों धर्म परिवर्तन किया है, इतने लोगों ने, तो बताएं वो कहां है, वो डाटा कहां है? और यही बात उन्होंने बांग्लादेश के संदर्भ में कही है कि पहले 22% से उससे घट के अब 10% रह गए। लोगों ने धर्मांतरण किया है, धर्म बदला है, इसका कोई डाटा है? किससे बयान है आपका? हम सवाल करना चाहते हैं पलट के। अमित शाह ने सवाल किया है, क्या इन लोगों को अपनी आस्था के साथ जीने का अधिकार नहीं है? उन्हें अपनी आस्था के साथ जीने का अधिकार भी है और अपनी आस्थाओं को बदलने का अधिकार भी है। आस्थाएं कोई शाश्वत और जड़ चीज नहीं होती। और यही वजह है कि कोई डाटा उपलब्ध नहीं है कि कितने लोगों ने हिंदू धर्म छोड़ के इस्लाम धर्म जबरदस्ती ज्वाइन किया। कोई डाटा नहीं है तो पब्लिश करें। अभी तक तो नहीं आया। अभी तक तो नहीं आया कि वहां अपमानित किया जा रहा है, उन्हें उत्पीड़ित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। इसका कोई डाटा है? भारत में जो लोग आए हैं उनका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड है कि जो लोग आए हैं वे उत्पीड़ित हैं? चलो मान लेते हैं, अमित शाह की बात मान लेते हैं, नरेंद्र मोदी की बात मान लेते हैं कि 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग आए थे उनको नागरिकता दी जाएगी और वे जो धर्म के आधार पर उन्होंने कैटेगरी बनाई उसके साथ नागरिकता दी जाएगी क्योंकि वे वहां उत्पीड़ित हैं। सवाल यह है कि 2014 के बाद में जो लोग उत्पीड़ित होंगे उनको नागरिकता देंगे कि नहीं देंगे? हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पादरी हैं, वगैरह वगैरह, कि खाली 2014 तक जो आ गए उन्हीं को दी जाएगी, उसके बाद नहीं देंगे? किसे बेवकूफ बना रहे? क्या शरणार्थियों की समस्या आप कोई कट ऑफ ईयर फिक्स करके रिजॉल्व कर सकते हैं कि नहीं अब भविष्य में कोई शरणार्थी नहीं आएगा? 2014 के बाद जो लोग आए हैं, आज कोई आ जाए। अभी कुछ दिन पहले आया ना एक लड़का, एक लड़की भाग के वहां से आई जो नोएडा में कहीं रहती है। आपने नागरिकता दी ना उसे? कैसे दी? पुराने कानून के तहत ही दी आपने। लेकिन अब इस नए सीएए के कानून और रूल्स डिक्लेयर करने के बाद में 31 दिसंबर 2014 के बाद जो लोग आए हैं वे नागरिकता के अधिकारी नहीं है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो। क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं पुराना जो कानून था नागरिकता देने का उसमें तमाम प्राविधान है ऐसे जिससे कि जो भी व्यक्ति आए वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी कारण से आए, अगर वो नागरिकता मांगता है तो उसे नागरिकता दी जाएगी। उसके कारण डिफाइन किए हुए हैं सब। एक अन्य चीज जो कि बहुत ही दिलचस्प चीज है, हम पूछना चाहते हैं कि आप जब सुप्रीम कोर्ट में ये मसला विचाराधीन है तो आपने फिर ये रूल्स क्यों बनाए? और रूल्स बनाए तो आप 2 साल पहले बना के दिखाते ना, 1 साल पहले बना के दिखाते। जनता बिल्कुल आपको साइज करके फेंक देती जैसे किसानों ने साइज करके फेंक दिया था। जनता अभी भी नहीं छोड़ेगी। शाहीन बाग के आंदोलन ने एक नया मैसेज दिया है कि हिंदुस्तान में एक वर्ग है, बड़ा वर्ग है जो जनतंत्र के लिए कमिटेड है और वो मर जाएगा। वो धर्म के आधार पर अपनी पहचान के लिए नहीं लड़ रहा, बल्कि वो लोकतंत्र में अपनी नागरिक की पहचान के लिए लड़ रहा है और वो मर जाएगा। आप जब सीए के लॉ को बनाने गए तो आपको धर्म ही एकमात्र उपयुक्त साधन मिला। और ये कहना कि ये कानून, जैसे कि अमित शाह की स्टाइल है,
और भी उनके जो नेता बोलते रहे मुसलमानों के खिलाफ नहीं है ये कानून। अरे नहीं है तो मुसलमानों का नाम क्यों नहीं लिखा आपने? आप मुसलमान लिखने में क्या परेशानी थी? एक शब्द, क्या दिक्कत थी? कोई तो दिक्कत है, कोई तो षड्यंत्र है दिमाग में। वो षड्यंत्र है क्योंकि आप जब राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर बनाएंगे तो मुसलमानों को दर्ज करने में जान निकल जाएगी उनकी। आप झूठ बोल रहे हैं। आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू रहे और बाकी लोगों के लिए कोई जगह नहीं होगी, बाकी लोगों से प्रमाण मांगे जाएंगे। ये कहना कि डिटेंशन कैंप नहीं है, अमित शाह ने कहा हमारे यहाँ कोई डिटेंशन कैंप नहीं है हिंदुस्तान में, ये एकदम सरासर झूठ है। ऑलरेडी वहां हिंदुस्तान में आसाम में 6 डिटेंशन कैंप हैं। आप इंटरनेट पर जाइए, आप जस्ट टाइप कीजिए कि डिटेंशन कैंप, आप टाइप कीजिए, आपको जगह जगह के नाम आ जाएंगे। कर्नाटक में भी एक डिटेंशन कैंप है। तो यह कहना कि डिटेंशन कैंप नहीं है, यह भी झूठ है। एक डिटेंशन कैंप तो 2.5 एकड़ हेक्टेयर जमीन में 2018 में ही सैंक्शन किया गया। क्यों? कोई चीज थी ऐसी दिमाग में? प्रमाण। तुम्हें नागरिकता चाहिए, तुम प्रमाण दो। आसाम में 19 लाख से अधिक लोग प्रमाण नहीं दे पाए जो कि नागरिक थे वहां के, उनकी नागरिकता चली गई, उनको दर दर का भिखारी बना दिया। आसाम का मुख्यमंत्री भी झूठ बोल रहा है और ये जो नरेंद्र मोदी और ये अमित शाह तीनों झूठ बोल रहे हैं। एक और चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, आप उस इंटरव्यू को इंटरनेट पर है, एनडीटीवी की वेबसाइट पर भी है, आप उसको ध्यान से पढ़ें। अमित शाह ने एक बात कही है, फिलहाल ये जो सीएए के कानून के तहत 85% इसके तहत आते हैं, इसका मतलब 15% आउट। किस प्रमाण की जरूरत है? कौन 15% है जिनको कि आप नागरिकता नहीं देना चाहते? कौन है वे लोग? हम जानना चाहते हैं कि ये जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पादरी, इन तमाम लोगों को नागरिकता दी जाएगी, लेकिन जो इन किसी भी धर्म में नहीं आते हुए लोग नागरिकता पाएंगे कि नहीं पाएंगे? ऐसे लोग हिंदुस्तान में भी हैं और ऐसे लोग हिंदुस्तान के बाहर भी हैं जो आते हैं शरणार्थी के तौर पर, जिनका कोई धर्म नहीं है। तो जिसकी धार्मिक पहचान नहीं है, जिसकी रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं है, उसका तो भविष्य खतरे में है। तो अमित शाह स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 85% इसके दायरे में आ रहे हैं, 15% तो अभी भी निकल गए। और 140 करोड़ की आबादी में 15% कोई सामान्य आंकड़ा नहीं है। लोगों के लिए है वो, -15% लोगों के लिए नहीं है। एक आखिरी बात, इसमें कुछ सूचनाएं ड्रॉप करके मैं इसको समाप्त करूंगा। मैं वो ये कि ये जो अमित शाह है वो का ये कहना कि पहली बार हमने नहीं, तुमने पहली बार नहीं किया कुछ भी। ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। पहले का जो कानून था उसमें ये प्रोविजन था। इसके बावजूद 2002 में राजस्थान के सरकार ने ये अनुरोध किया था उस जमाने के उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी से कि जो बॉर्डर एरिया में डिस्ट्रिक्ट है वहां शरणार्थी आ रहे हैं, बिना वीसा के आते हैं, परमिट के आते हैं, बिना उनके पास में वो नहीं होता है, पासपोर्ट नहीं होता है और वो दिक्कत है, तो उसकी समस्या पर ध्यान दिया जाए। ये बात है 2002 की। तो उस समय सरकार ने ध्यान दिया और धर्म को आधार नहीं बनाया उन्होंने। एनडीए की ही सरकार थी। पिछले एनडीए में और इस एनडीए में फर्क क्या है कि ये एनडीए तालिबान के रास्ते पर जाना पसंद करता है। अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी तालिबान के रास्ते पर नहीं गए हिंदुस्तान को लेके। उन्होंने रिलीजियस आइडेंटिटी को शरणार्थियों के को नागरिकता देने का आधार नहीं बनाया।
फरवरी 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बाकायदा एक ऑर्डर निकाला कि राजस्थान और गुजरात के जो सीमावर्ती जिले हैं वहां अगर कोई शरणार्थी आता है तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के यहाँ अपनी फरियाद करे और अपनी एप्लीकेशन दे, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को उसको नागरिकता देने का अधिकार दिया गया था। लेकिन वहां रिलीजन जो है उसके पहचान का आधार नहीं था। सन 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को कुछ खास कैटेगरी के शरणार्थियों को बिना वीजा या पासपोर्ट के नागरिकता देने के लिए रिकमेंड किया। यहां पर भी धर्म को आधार नहीं बनाया गया, और जिसे हम लोग कहते हैं कि नागरिकता दी जाए या लॉन्ग टर्म जो है, ये जो हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म वीजा एलटीवी, वो दिया जाए। ये मनमोहन सिंह की सरकार ने रिकमेंड किया, और ये ठीक से चल रहा था, ये अभी तक चल रहा था। उसमें कट ऑफ डेट मनमोहन सिंह के टाइम पे 31 दिसंबर 2009 रखी गई थी। इस पूरे प्रोविजन में जो मनमोहन सिंह के जमाने में आया उसमें हिंदू और सिख तो उसके अधिकारी थे ही, इसके अलावा वे पाकिस्तानी औरतें भी इस नागरिकता की या लॉन्ग टर्म वीजा की अधिकारी थी, जो कि हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति से शादी कर लेती हैं और हिंदुस्तान आके रहने लगती हैं, या वे तलाकशुदा औरतें या विधवा औरतें जो किसी पाकिस्तानी से शादी करती हैं, उनको भी ये सुविधा दी गई थी। और साफ था उस कानून में कि इस तरह के केस जब भी आएंगे तो उनके साथ में अत्यंत सहानुभूति के साथ में विचार किया जाएगा और त्वरित फैसले लिए जाएंगे। जो लॉन्ग टर्म वीजा का प्रोविजन है जो कि अभी तक था, वो उन लोगों को देने का प्रावधान है जो कि मुसलमान विभाजन के बाद पाकिस्तान जाना चाहते थे या पाकिस्तान से आकर भारत में रहना चाहते थे, उन्हें लॉन्ग टर्म वीजा देने का प्रोविजन ऑलरेडी है मोदी सरकार ने। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि ये बार बार कह रहे हैं कि हमने पहली बार किया है, ये ऐसा नहीं। पहली बार इन्होंने ये किया कि रिलीजन को नागरिकता का आधार बनाया है। 2015-16 में नरेंद्र मोदी ने पासपोर्ट नियमों में छूट दी भारत में प्रवेश के लिए, और इसमें हिंदू एवं अन्य हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाइयों को जो भारत, पाक, बांग्लादेश से आने वाले हैं उनको पासपोर्ट नियमों में ढील दी, और बिना पासपोर्ट या वीजा के जो आ गए हैं उनको नागरिकता ऑफर करने का प्रोविजन किया। कोई दिक्कत नहीं आई इसमें, क्योंकि आपने पासपोर्ट के रूल्स में चेंज किया था, ये नागरिकता के रूल्स में चेंज नहीं किया था। 2018 में मोदी सरकार ने लॉन्ग टर्म जो वीजा है उसके लिए उन्होंने और सुविधाएं दी। सुविधाएं थी कि यहां जो लोग आएंगे वो नौकरी कर सकते हैं, यहां जो लोग प्राइवेट कंपनियों में, यहां जो लोग आएंगे वो व्यापार कर सकते हैं, यहां जो लोग आएंगे वो उनके बच्चे स्कूलों में भर्ती हो सकते हैं, वे बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, वे राज्य में मुक्त भाव से जहां वो रहेंगे वहां मुक्त भाव से घूम फिर सकते हैं, वहां कोई बाधा नहीं होगी, वो बैंक अकाउंट खोल सकते हैं वगैरह वगैरह। उनके पैन और आधार कार्ड भी बनवाए जा सकते हैं। तो ये जो आपने प्रोविजन किए इस पर तो किसी ने आपत्ति नहीं की थी। आपत्ति कब हुई? जब आपने नए नागरिकता कानून और उसे नागरिकता रजिस्टर से जोड़कर देखने की बात कही। एक अन्य चीज है जिस पर कायदे से सोचा जाना चाहिए, कौन व्यक्ति है जो कि उत्पीड़ित होकर आ रहा है, ये कैसे तय करेंगे आप? कोई डॉक्यूमेंट लेके आ रहा है? क्या भारत में जो लोग आए हैं क्या उनका ऐसा कोई हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है कि उसके ऊपर केस चल रहे थे, उसको पकड़ा गया था वगैरह वगैरह? ये फेक आर्गुमेंट तैयार किया जा रहा है। अगर आपके पास प्रमाण है कि लोग आए हैं अब तक
उसमें इतने लोग ऐसे हैं जिनको के राजनीतिक उत्पीड़न की वजह से माइग्रेट करके आए। अब वो डाटा पब्लिश कीजिए, तहकीकात होगी उस डाटा की कि कितना सही और कितना गलत है। एक अन्य चीज और बहुत महत्वपूर्ण चीज, क्या हमारे पास में ये प्रमाण है कि जो लोग यहां आए हैं उनको धर्म के नाम पर पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में दंडित किया गया? नहीं। अगर ये कट ऑफ ईयर आपने फिक्स कर दिया और माइनॉरिटीज का उत्पीड़न वहां हो ही रहा है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो फिनोमेना है वहां, तो अब इसके बाद जो लोग आएंगे उनका क्या होगा? इसके बाद क्या लोग नहीं आएंगे? असल में आज एक इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है प्रताप भानु मेहता का, उन्होंने एक सवाल उठाया और इस एक पक्ष की तरफ ध्यान खींचा है, और वो रिनाउंड मतलब विद्वान है, पूरी दुनिया के विख्यात विद्वान है। उन्होंने कहा कि ये असल में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर बनाना चाहते हैं, जिसके लिए मुसलमानों को भारत का मूल निवासी सिद्ध करने में परेशानी होगी, उनसे प्रमाण माने जाएंगे, और इसलिए इन्होंने मुसलमानों को इस कैटेगरी से बाहर रखा है। और ये बार बार कहते रहे कि देश हिंदुओं का है, मुसलमानों का नहीं है। तो ये हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की दिशा में बढ़ा हुआ कदम है। अगर सीएए को इंप्लीमेंट किया जाएगा तो भविष्य में करोड़ों लोगों की नागरिकता खतरे में पड़ सकती है। हमारे देश में ही अनेक लोग ऐसे हैं जिनका कि धर्म नहीं है कोई, वे न ईसाई है, न वो हिंदू है, न सिख है, न जैन है, ऐसी बड़ी आबादी है। सवाल यह कि आपके पास में जब कोई प्रमाण नहीं है तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि वहां उत्पीड़न किया जा रहा है? आप जो खबर, छोटी मोटी खबरें छपती रहती है अखबार में, उसके आधार पर ये राय बना रहे। तो ये जो एएनआई को जो दिया गया अमित शाह का जो इंटरव्यू है, ये एकदम फेक इंफॉर्मेशन और गलत दावों से भरा हुआ झूठा इंटरव्यू है, और इसका हर स्तर पर विरोध किया जाना चाहिए। ये जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया और दिल्ली विश्वविद्यालय के जो छात्र सीएए के नए प्रावधानों के खिलाफ में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका समर्थन किया जाना चाहिए। और अगले चुनाव में नरेंद्र मोदी की खबर ली जानी चाहिए। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।